नमस्कार दोस्तों, 10 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है, देखते हैं कौन कौन सी है। पहली न्यूज़, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्विट्स एस उत्तराखंड सीएम। देखिए, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले इस बीजेपी की सरकार के। इसके हेड कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अभी 4 साल खत्म होने में 9 दिन बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अब बात यह है कि जब पूरा का पूरा 1 साल बचा हुआ है बीजेपी की सरकार का, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रिजाइन क्यों कर रहा है? असेंबली पोस्ट अगले साल होने वाले हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी की जो इंटरनल यूनिट है उत्तराखंड में, वहां पे जो बाकी मेंबर्स है बीजेपी के, उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी की जो पार्टी यूनिट है, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, वो पॉलिटिकल पार्टी की जो ऑन ग्राउंड फंक्शनिंग यूनिट है उसकी बहुत वैल्यू होती है, और उसको हेड कर रहे हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब के काम करने का तरीका बीजेपी पार्टी वर्कर्स को, बीजेपी यूनिट वर्कर्स को पसंद नहीं आ रहा है, तो इनकी कंप्लेन कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंची होगी। तो त्रिवेंद्र सिंह साहब दिल्ली भी गए मिलने। दिल्ली में ये मिले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से। अब वहां पे क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता है, लेकिन जब ये वापस आए तो इन्होंने वापस आके गवर्नर जो हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य, इनको अपना रेजिग्नेशन दे दिया शाम को 4:15 बजे। अब जब इन्होंने हम रेजिग्नेशन दे दिया तो गवर्नर ने बोला कि ठीक है, हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आप चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हो, अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाने में समय लग सकता है, नया चीफ मिनिस्टर चुनने में समय लग सकता है, नया चीफ मिनिस्टर चुनना है, दोबारा इलेक्शन करवाने हैं, क्या करना है, इन सब चीजों में समय लग सकता है। तो जब तक आपका सक्सेसर नहीं आ जाता, तब तक आप अपनी पोस्ट पे कंटिन्यू करिए। ऐसा बोला गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने किसको? त्रिवेंद्र सिंह रावत को। ठीक है भाई। और एट द सेम टाइम बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो, वहां पे गर्मी बढ़ गई है कि अगला चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन होने वाला है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब से पूछा गया कि आप रिजाइन क्यों कर रहे हो, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने बोला कि ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, ये कलेक्टिव डिसीजन है। एग्जैक्टली अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप दिल्ली जाइए। कुल मिला के दिल्ली में जो बॉसेस बैठे हैं, जो पार्टी चीफ बैठे हैं, वही डिसाइड करते हैं कि भाई किसी स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। तो उनके डायरेक्शन से ही सब कुछ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके डायरेक्शन से ही यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन कर रहे होंगे। जब वहां पे गए होंगे तो पूछा होगा भाई रिजाइन कर रहे हो या फिर ये करें, रिजाइन कर दिया होगा। रेजिग्नेशन में क्या होता है कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट को, और गवर्नर ऑफ द स्टेट आउटगोइंग सीएम के रेजिग्नेशन को जब एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने के बाद यही जो सीएम है, जो आउटगोइंग सीएम है, वो एज अ केयर टेकर सीएम काम करेगा जब तक नया सीएम उस कुर्सी पे नहीं आ जाता। गवर्नर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी पार्टी में से जो कि मेजॉरिटी कमांड करती है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कोई एक ऐसा कैंडिडेट निकल के आए जो अपने आप को सीएम घोषित करे और वहां पे सरकार बनाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक ऑप्शन बचता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए। स्टेट इमरजेंसी एक बार को 6 महीने के लिए लगाई जाती है। आर्टिकल 356 में मैंने बहुत डिटेल में स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को पढ़ाया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आर्टिकल 356 मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, या प्रेसिडेंट रूल मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको रिस्पेक्टिव वीडियो मिल जाएगी, उसको जाके देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन यहां पे और आता है, वो ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट, देखिए वैसे तो अगले साल इलेक्शन होने ही वाले हैं, ठीक है, अभी पूरा 1 साल से ज्यादा बचा हुआ है, तो ऐसे केसेस में एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और गवर्नर के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोले कि उत्तराखंड में नई सरकार नहीं बन पा रही है, आप एक काम करो, फ्रेश इलेक्शंस करवा दो। हालांकि फ्रेश इलेक्शन होने के चांसेस यहां पे बहुत कम है, या तो नया सीएम यहां पे बनाया जाएगा या फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा उत्तराखंड में। क्योंकि देखिए बीजेपी पार्टी आपकी मेजॉरिटी में है, और बीजेपी पार्टी के प्रति कोई ऐसा अपोजिशन नहीं है कि भाई बीजेपी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती है, और बीजेपी पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर को रिजाइन किया है, तो ये बीजेपी पार्टी का इंटरनल फ्यूड है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इसको बहुत आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है किसी और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें यूनियंस और स्टेट्स की कंपैरेटिव पावर क्या है, इनफॉर्मल पावर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, आई होप आपने ज्वाइन बटन दबा दिया हो। ज्वाइन बटन दबा देंगे तो काफ़ी मदद होगी, मुझे हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट,
नेशनल इनकम में गेन 8% फ्रॉम कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश, ऐसा बोला है वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, रिसेंटली भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को चालू किया है, बहुत सारे इंप्लीमेंट भी किए गए हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे और इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और अगर ये सीमलेस ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ साइन किए जाते हैं तो इंडिया की नेशनल इनकम 8% से बढ़ सकती है और बांग्लादेश की नेशनल इनकम 17% से बढ़ सकती है। 8% नेशनल इनकम बढ़ना, 17% नेशनल इनकम बढ़ना, ये छोटे फिगर्स नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का अजम्पशन है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ऐसा बोलती है। ठीक है भाई, इससे क्या होगा कि जो ईस्टर्न सब रीजन है हमारा साउथ एशिया का, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं वो इस कनेक्टिविटी के थ्रू अपने पोटेंशियल में इन्वेस्ट करेंगे और ऑब्वियसली बात है इसके बहुत एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑब्वियसली। वर्ल्ड बैंक की प्रीवियस एनालिसिस ने बोला था कि अगर इंडिया और बांग्लादेश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं बांग्लादेश में वो 126% बढ़ सकते हैं, बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं इंडिया में वो 182% बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हो और अगर आप ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी साइन कर लेते हो तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है वो 297% से बढ़ सकता है, इंडिया जो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर रहा है वो 172% से बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का, इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का, इन एफटीएस का काफी फायदा है। फिलहाल के लिए अभी बांग्लादेश इंडिया में कोई एफटीए नहीं है। अब बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, जिसके चलते ये कंट्रीज अपने आप को एक ट्रेडिंग ब्लॉक में बदल लेती हैं, जिसके चलते ये एक दूसरे के सामान को बहुत आसानी से अपने देश में बुला सकती हैं और अपना सामान दूसरे के देश में भेज सकती हैं। नॉर्मल करी जो एफटीएस साइन होते हैं या तो सामान में साइन होते हैं, गुड्स में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या सर्विसेज में साइन होते हैं, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग में भी इस प्रकार के एफटीएस साइन होते हैं। कुछ एफटीएस आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इन सब में भी साइन होते हैं। आज की डेट में एफटीए का फैशन चल रहा है चूंकि लोग मल्टीलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन से दूर दौड़ रहे हैं। आज की डेट में दुनिया इतनी ज्यादा पोलराइज हो गई है कि बहुत सारी कंट्रीज की ग्रुपिंग जब पास आके ट्रेड करने की कोशिश करती है तो खिचड़ी सी पक जाती है। डब्ल्यूटीओ की हालत आप देख लीजिए, डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड कंट्रीज अपना फायदा निकालने की कोशिश करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जब उनकी बात नहीं मानती हैं तो ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने एफटीएस साइन करती हैं। चाइना देखिए कितने एफटीएस साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर रखा है, बांग्लादेश, वियतनाम ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर रखा है। इंडिया को भी इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है। इंडिया जल्दी साइन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजिकली और इंडस्ट्रियली हम लोग एडवांस है नहीं, तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल कम है। और अगर हम एफटीएस साइन कर लेते हैं तो बाहर का देश जिनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है उनका सामान हमारे देश में भर जाएगा, हम उतना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बचता है इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने से, कि लेकिन ज्यादा दिन तक आप बच नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं एफटीए इज द फ्यूचर, इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में घुसना ही पड़ेगा, इसलिए अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल ग्रुपिंग्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विद कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म इन द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली असिस्टेंस प्रोवाइड करती है राज्य की सरकारों को, यूनियन टेरिटरी की सरकारों को, ताकि इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जा सके। और ऐसी इंटरकास्ट मैरिजेस जहां पे या तो पति या पत्नी शेड्यूल कास्ट के मेंबर हो। इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है कि वो कपल्स जिनकी सालाना इनकम मिला के 5 लाख रुपए से कम की है या 5 लाख तक की है, उनको एक्स्ट्रा 2.5 लाख का इंसेंटिव भी दिया जा सकता है उनकी शादी के लिए अंडर डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। ये जो स्कीम है 2014-15 में शुरू की गई थी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या क्या करती है कम्युनलिज्म और कास्टिज्म को रोकने के लिए। तो कम्युनल हार्मोनी गाइडलाइंस निकाले सरकार ने 2008 में, रेगुलरली एडवाइजरीज और अलर्ट मैसेजेस भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को समय समय पे। फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारी देश की कम्युनल हार्मनी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं, उनके ऊपर नजर रहती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की। अगर कोई भड़काऊ भाषण दिया जिससे दंगे भड़क सकते हैं, तुरंत अरेस्ट कर लिए जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे। फिर जो डॉक्टर अंबेडकर वाली जो स्कीम है जिसमें 2.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाता है फॉर अ लीगल इंटरकास्ट मैरिज। इसमें होता यह है कि भाई जब आप शादी करोगे
तो आपको 50% का इंसेंटिव अमाउंट मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट के नाम पे, और वो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो जॉइंटली कपल के नाम पे इशू होगा। और 5 साल शादी के बाद आपको बचा हुआ 50% अमाउंट मिलेगा। तो 2.5 लाख तुरंत नहीं मिल रहा है, पहले 1,25,000, 5 साल एक दूसरे को झेलो, फिर 1,25,000। ऐसा नहीं है कि सीधे 2.5 लाख दे दिया और फिर तुमने तलाक ले लिया, समझ गया। फिर क्योंकि हमारे देश में लोग इतने गरीब हैं कि वो उस 2.5 लाख के लिए हो सकता है शादी कर भी नहीं फर्जी और बाद में तलाक कर लें। फिर आगे बात करें, इस स्कीम के अंदर एक साल में 500 मैरिजेस को सपोर्ट किया जाएगा। ओके, अलग अलग स्टेट्स में वहां की एससी पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी मैरिजेस कितने स्टेट्स को एलोकेट की जाएंगी, सेंसस 2011 के हिसाब से पता किया जाएगा। फिर अगर किसी कपल की ऐसे शादी कराई जा रही है तो उस कपल की शादी के लिए जो पहला अमाउंट है, जो कि डीडी के थ्रू 1,25,000 रुपए दिए जाने हैं, उस पैसे को दिए जाने के लिए एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा, और उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को 25,000 रुपए दिए जाएंगे, और इसी फंक्शन में इस ज्वाइंट कपल को वो 1,25,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया 5 अप्रैल 2016 को, और अभी के लिए बोला जा रहा है कि 2025 तक ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम चलेगी। ये किसने बताया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के चलते 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, एक शेड्यूल कास्ट को या फिर एक शेड्यूल ट्राइब को और एक वुमेन बोरोवर को, पर ब्रांच ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है भाई, यहां पे बोला क्या जा रहा है कि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम न्यूज में क्यों है? मैंने पहले भी कवर किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो बजट आया है, उस बजट में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर, उनको 25% से घटा के 15% किया गया है। अब आप बोलोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए आप एक बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हो, आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। अभी 1 करोड़ रुपए का लोन पूरा नहीं देगी बैंक आपको, आपको उसमें कम से कम, पहले क्या था 25% मार्जिन, अब 15% मार्जिन, यानी जितना भी पैसा आप ले रहे हो उसका 15% पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी जेब से निकाल के पैसा बैंकों को दे रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के चलते अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल पैरामीटर्स ऑफ दैट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, उस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का बोर्ड जो भी पॉलिसी बनाता है, आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है, उस बैंक की जो भी पॉलिसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर पैसा दिया जाता है। मतलब ये पैसा सरकार फ्री में लोगों को एज अ स्कीम या ग्रांट नहीं बांट रही है, ठीक है ना, ये बस आपको एक हेल्प दी जा रही है, बट वो हेल्प कॉमर्शियल पैरामीटर पे दी जा रही है कि ठीक है आप वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करते हो, वुमेन हो, एससी हो, एसटी हो, तो हम आपको लोन दिलवा देंगे, आप अपने टैलेंट के बेसिस पे काम करो, कोई बिजनेस खड़ा करो, लेकिन 15% मार्जिन रिक्वायरमेंट, 15% पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड है फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के एफिशिएंट फंक्शन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें समय समय पे सरकार कुछ पैसा डालती रहती है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17, 17-18 में 500 करोड़ रुपए डाला था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 100 करोड़ डाला था। 21-22 में कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। इस स्कीम का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, इसके लिए सरकार समय समय पे स्टेप्स लेती है। इस स्कीम के अंदर जो भी पोटेंशियल बोरोवर्स हैं जो पैसा लेना चाहते हैं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे standupmitra.in पोर्टल पे, ठीक है ना भाई। सरकार उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी, इंटेंसिव पब्लिसिटी कैंपेन होगा, लोन एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल होगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को यहाँ पे कन्वर्ज किया जाएगा, मार्जिन मनी को रिड्यूस किया गया है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी अब आप स्टैंड अप इंडिया के अंदर से लोन उठा सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, गिलगित बल्तिस्तान डिमांड्स प्रोविंशियल स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है और पाकिस्तान की सरकार को बोला है कि हमें प्रोविंशियल स्टेटस दो। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं अभी के लिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवाला, पंजाब और सिंध। और गिलगित बल्तिस्तान को अगर अभी प्रोविंस का स्टेटस दे दिया जाता है तो ये 5वीं प्रोविंस होगी आपकी पाकिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो 1999 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मेजर्स लेना चाहिए, उनको सिटीजनशिप पूरी तरीके से देने को, और उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर आया, जिससे जो नॉर्दर्न एरियाज थे उनको गिलगित बल्तिस्तान बोला गया और इसको प्रोविंस लाइक स्टेटस दिया गया। लेकिन इस
जगह का पार्लियामेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप बात करो, ये पूरा का पूरा इलाका इंडिया का है, लेकिन इंडिया के कंट्रोल में नहीं। इसमें ये वाला जो इलाका है ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये सारी बात गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है। इसी को पाकिस्तान की 5वीं प्रोविंस बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए तो आपको चारों प्रोविंस दिख रही है पाकिस्तान की। ये रहा सिंध इतना, फिर इधर आपको दिख रहा है बलूचिस्तान, इधर दिख रहा है आपको पंजाब, और ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे फाटा। ठीक है, आगे बात की जाए भाई, 2018 में एक नया ऑर्डर आया। पहले जो गिलगित बल्तिस्तान की काउंसिल थी उससे पावर लेके असेंबली को दे दी गई। मैंने गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली की, और अब यही गिलगित बल्तिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली ज्वाइंट रेजोल्यूशन करके क्या बोल रही है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप गिलगित बल्तिस्तान को तुरंत प्रोविंशियल स्टेटस दीजिए। हम इलीगल ऑक्यूपेशन में नहीं हैं, हम आपका भाग हैं, हमें अपने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि ये सब पाकिस्तान की तरफ से एक धोखा है, एक कैमोफ्लेज है। वो लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठे हैं इस इलाके को, फोर्सिबली ऑक्यूपाई करके बैठे हैं इस इलाके को। तुरंत पाकिस्तान को ये इलाका छोड़कर चला जाना चाहिए। ये इंडिया का इलाका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट ऐसा देखिए होने वाला नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में भी ये न्यूज आपको काम आ सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।